जहां पर रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान बड़ा बवाल होने से बच गया। यहां पर डीजे निकालने को लेकर हुए विवाद को शांत करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। बुधवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल रविदास जयंती, इस मौके पर पथरी इलाके के फेरूपुर में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान एक नीम के पेड़ की वजह से वहां डीजे नहीं निकाला जा सकता, तो शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पेड़ की एक टहनी काट दी, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, तभी किसी ने पुलिस की ओर एक पत्थर फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। उपद्रवियों को वहां से भगाया गया है, भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मौके पर फिलहाल शांति है और डीजे को सीज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से आती हुई, जहां पर अब सीएनजी सस्ती हो जाएगी। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में सीएनजी पर लगने वाले टैक्स की दर कम करने का फैसला हुआ है। साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों की पेंशन में करीब 20,000 हर महीने की बढ़ोतरी का भी फैसला लिया है। इस पर देखिए रिपोर्ट। 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले पुष्कर धामी मंत्रिमंडल ने बुधवार को मीटिंग की, जिसमें 32 प्रस्ताव आए। मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सीएनजी पर वेट की दर 20% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा फायदा सीएनजी गाड़ी मालिकों को मिलेगा। सीएनजी अब पहले से सस्ती हो जाएगी। पूर्व विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अभी तक 40,000 हर महीने मिलती है, जो बढ़कर 60,000 हो जाएगी। इसके अलावा टेलीफोन और दूसरे बस्ते भी बढ़कर मिलेंगे। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए 22 संवेदनशील डिवीजनों में बनी वन अग्नि सुरक्षा समितियों को हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने पिछले साल के 89,000 करोड़ के मुकाबले आने वाले वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आदि कैलाश यात्रा के लिए अप्रैल से जून तक पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को मंजूरी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रोड सेफ्टी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तमाम विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। पॉलिसी का मकसद प्रदेश में रोड एक्सीडेंट की हर दर को कम करना है। देखिए, आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी। विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत की है, तो निश्चित रूप से जो बजट का साइज है, जो बजट प्रस्तुत होने वाला है, उसके ऊपर भी माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई है। और वैसे तो अन्य बिंदु बहुत प्रमुख थे, चूंकि मैं वित्त मंत्री होने के नाते ये कह सकता हूं कि हमारा जो बजट का साइज है वो इस माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में पारित हुआ है। कैबिनेट में भू कानून संशोधन प्रस्ताव आने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि भू कानून संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में कुछ लोग आंदोलन के जरिए अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भट्ट ने साफ कहा है कि भू कानून राज्य के लोगों के अनुकूल होगा और इसकी पहल सीएम पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। भूमि का जो स्वरूप है, उसके अंदर देवभूमि की हर मान बिंदुओं के प्रति हमारी सरकार कटिबद्ध है। इन्हें चाहे धर्मांतरण के विषय हो, अनेकों विषय कानून हम लोगों ने बनाए, उनकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूँ। भू कानून भी अच्छा बने, राज्य का हित में बने, इसलिए हमारी सरकार, हमने ही अपने घोषणा पत्र विषय को रखा था। और मुझे बताते खुशी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने इसकी एक पहल प्रारंभ की है। राज्य में फॉरेस्ट फायर को लेकर आज मॉक ड्रिल होगी। एनडीएमए के नेतृत्व में 6 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी के साथ उत्तरकाशी, देहरादून में मॉक ड्रिल होगी। राज्य में कई जगह अभी से जंगल धधकने लगे हैं। फायर सीजन से पहले जंगलों में आग लग रही है। बता दें आपको कि पिछले साल जंगलों की आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए इस बार जंगलों की आग को लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट है और मॉक ड्रिल किया जाना है। मॉक ड्रिल पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सुनील प्रभात से। सुनील प्रभात, ये मॉक ड्रिल कितने बजे से शुरू होनी है, किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जानी है,
क्या कुछ जिस तरह की आग की घटनाएं लगातार, अभी तो फायर सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले जो होने लगी है उसको लेकर ये जो मॉक ड्रिल है बहुत खास है, इसकी बड़ी बातें बताएं। देखिए कंचन, उत्तराखंड में हर साल फायर सीजन में जो 15 फरवरी से एक औपचारिक तौर पर जिसकी शुरुआत होती है, बड़े पैमाने पर जंगल धधकते हैं, जंगल जलते हैं और इससे बड़ा नुकसान भी हर साल देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये भी देखने को मिल रहा है कि फायर सीजन से पहले ही लगातार जंगल धधक रहे हैं। इस साल भी अभी तक 28 घटनाएं आग लगने की जंगलों में हो चुकी हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, साल दर साल जो बड़ा नुकसान यहाँ की बायोडायवर्सिटी को होता है, जंगलों को होता है, जीव जंतु को होता है, उसको किस तरह से इस लॉस को कम किया जाए, इसको लेकर आज एक मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साथ राज्य का जो अपना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और तमाम जो अलाइन डिपार्टमेंट है, उनके साथ आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है जो 9 बजे से शुरू होगी। खासकर 6 जिलों को टॉप पर रखा गया है जहां पर ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। ये आमतौर पर ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां हर साल फायर सीजन में बड़े पैमाने पर जंगल जलता है, इसीलिए इन डिस्ट्रिक्टों को पहले टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की जाएगी कि यदि जंगल में आग लगती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से उसको बुझाया जाए और किस तरह से जल्द से जल्द एक क्विक रिस्पांस के तौर पर टीमें वहां पर पहुंचे और वन अग्नि पर कंट्रोल करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करीब 10 बजे के आसपास राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो ऑफिस है वहां पर पहुंचेंगे। वहां कंट्रोल रूम बनाया गया और इस पूरे ऑपरेशन की समीक्षा भी करेंगे। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। अब आप ये जानिए कि नैनीताल में अब एक नए पर्यटन सीजन की तैयारी है। इसके लिए कारोबारी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आने वाला सीजन बेहतर हो इसकी उम्मीद भी लगा रखी है उन्होंने। कारोबारियों का मानना है कि कुंभ के बाद कैंचीधाम और नैनीताल में भी रौनक बढ़ेगी। हालांकि इन उम्मीदों के साथ पर्यटन कारोबारियों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। कारोबारी ट्रैफिक जैम और पार्किंग को लेकर चिंतित हैं। सड़कों को जैम मुक्त करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं कारोबारी। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे इस पर। वीरेंद्र बिष्ट, देखिए महाकुंभ इस समय चल रहा है और अब से कुछ ही दिनों के बाद उसका समापन हो जाएगा शिवरात्रि के दौरान। ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है उत्तराखंड के उन स्थानों को लेकर जहां पर पर्यटक अब भारी संख्या में पहुंचेगा, लेकिन चिंता वहां पर पर्यटकों की बिल्कुल वाजिब है कि ट्रैफिक को लेकर कैसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। इस पर क्या सरकार की तरफ से कोई तैयारी पहले से की गई है? देखिए कंचन, ट्रैफिक हमेशा ही समस्या नैनीताल के लिए रही है। जैसे पिछले दिनों जिस तरह से जाम का सामना देश भर के पर्यटकों को करना पड़ा, हालांकि उसको लेके जो रोड चौड़ीकरण या तमाम काम, सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया था, लेकिन वो आधे अधूरे हैं। अब इसके बाद पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है, तो एक चिंता बहुत बड़ी यह है कि आखिरकार उन्हीं हालातों में किस तरह से पर्यटकों को यहाँ पर लाया जा सके और उनको बेहतर यातायात की व्यवस्था दी जा सके। हालांकि बात यह हमेशा की जाती है कि रूसी बाईपास या नारायण नगर में गाड़ियों को, वाहनों को पार्क किया जाएगा और तमाम जो टूरिस्ट हैं उनको वहां पर रोका जाएगा, लेकिन वो इंतजाम भी हमेशा नाकाफी रहे हैं। कैंचीधाम का प्रेशर इस कदर हमेशा बढ़ा रहा है कि पिछले 1-2 सालों से वहां पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है। जो बाईपास रोड बननी थी वो आज तक बनी नहीं, केंद्र सरकार से उसकी अनुमति मिली नहीं। जो पार्किंग वहां पर बनाई जानी थी मंदिरमाला के तहत, वो पार्किंग भी अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। लिहाजा स्थिति यह होती है कि सड़कों पर ही गाड़ियां रेंगती रहती हैं और तमाम चीजें हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर जरूर कह रहा है कि नैनीताल में मेट्रोपोल को 700 गाड़ियों के भार वाहन क्षमता वाला पार्किंग का निर्माण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि मार्च के बाद एकदम से फ्लो बढ़ेगा। इस बार बारिश कम हुई है सर्दियों में, तो ये माना जा रहा है कि टूरिस्ट सीजन में अच्छी भीड़ जो पहाड़ हैं उस तरफ आएंगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो पर्यटन सीजन है उस दौरान होंगी। और हालांकि हाईकोर्ट भी इसको लेकर चिंतित रहा है, तमाम आदेश दिए हैं। हल्द्वानी और कालाढूंगी में तमाम पार्किंगों के इंतजाम करने की व्यवस्था की है, लेकिन आज तक नहीं हो पाए, तो प्रशासन के लिए भी एक माथापच्ची का विषय बना हुआ है। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वीरेंद्र बिष्ट। चारधाम यात्रा की बात करेंगे, जहां पर भीड़ को देखते हुए इस बार पहले 1 महीने कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इसको लेकर एक लेटर सभी राज्यों को जाने वाला है, यानी कि अब शुरुआत के 1 महीने तक हर कोई सामान्य यात्री बनकर यहां पर दर्शन करेगा, वीआईपी नहीं। 26 फरवरी को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो जाएगी, तो
तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बीते साल यात्रा शुरू होने के साथ ही धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। ऊपर से वीआईपी दर्शन के वक्त भीड़ को रोकने पर बवाल तक की नौबत आ जाती है। यही वजह है कि इस बार यात्रा शुरू होने के 1 महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। निर्णय ये हुआ है कि कपाट खुलने से 1 माह तक किसी भी प्रकार के वीवीआईपी दर्शन को हम अनुमन्य नहीं करेंगे। यदि वो सामान्य नागरिक के रूप में आना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज या उनको कोई प्रोटोकॉल जैसी चीजें नहीं दी जाएंगी। यदि आम श्रद्धालु की तरह आना चाहें तो उनका यहाँ देवभूमि में स्वागत है। यात्रा के 1 महीने में कोई वीआईपी आने का प्लान ना करे, इसके लिए जल्द चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी राज्यों को लेटर भेजा जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि जो भी 4 धाम आए सबको दर्शन का मौका मिले, इसलिए अभी से व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफी मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। उनका ये कहना है कि देवभूमि में जो भी लोग यात्रा करने आए सबको दर्शन का मौका मिले, यात्रा सहज हो, सुगम हो, सुरक्षित हो और उनका तहे दिल से स्वागत किया जाए। 6 महीने खुलने वाले 4 धाम में पहले दिन से दर्शन की होड़ होती है, तो वीआईपी दर्शन से लेकर दर्शन तक के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश होती है। ऐसे में शुरुआत के 1 महीने सबको दर्शन हो सके, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का फैसला अभी से ले लिया गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और ये बात करते हैं नेशनल गेम्स की। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड की रैंकिंग की बात करें तो उसमें लगातार सुधार हो रहा है। उत्तराखंड मेडल टैली में 22 गोल्ड के साथ 7वें पायदान पर है, जबकि एसएससी बोर्ड 59 गोल्ड के साथ पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र 47 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है, तो यूपी 13 गोल्ड के साथ 11वें नंबर पर है। नेशनल गेम्स के जूडो इवेंट में उत्तराखंड की उन्नति ने गोल्ड जीता है। उन्नति ने 63 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में मध्य प्रदेश की हिमांशी टोकस को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्नति ने अपने पिता को स्वर्ण पदक समर्पित करते हुए कहा कि पिता के प्रोत्साहन की बदौलत ही वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। देहरादून के गोरखपुर डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने 11 साल की उम्र में आत्मरक्षा के लिए जूडो सीखना शुरू किया था। वही उन्नति का कहना है कि हर महिला को जूडो खेल से जुड़ना चाहिए। ये खेल ही नहीं, आत्मरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ऐसा चलता है कि हम हारते जीते रहते, कभी वो मुझे मारती है, कभी मैं उसे मारती हूँ। खैर अभी पिछले महीने में उससे हारी थी, तो मेरा यही था कि मैं उसको मारूँ और जीतूँ, क्योंकि ये मेरा होम ग्राउंड है, मेरे शहर में हो रहा है, तो मेरे को ये था कि मुझे उसे अपने शहर में हराना है। कौन कहाँ से थे? हिमांशी टोकस, वो मध्य प्रदेश। अच्छा, आप इससे पहले आप उनसे हारे थे? हाँ, हमारा हार जीत चलता है, कभी वो जीतती है, कभी मैं हारती हूँ, ऐसा होता है। उत्तराखंड के लिए नेशनल गेम्स 2025 एक ऐतिहासिक साबित हो रहा है। प्रदेश ने 22 गोल्ड मेडल के साथ 7वां स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि बुधवार को एथलीट में पौड़ी की अंकिता ध्यानी और अनु कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन कर दिया। नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीते, जबकि 1000 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं अनु कुमार ने भी 2 सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये दोनों एथलीट साधारण परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मेरा जो फर्स्ट इवेंट था 10,000 मीटर, वो मेरा अपना इवेंट नहीं है, लेकिन उसमें मेरा सिल्वर मेडल पड़ा, तो उसमें भी मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे खुशी है कि मेरा 3 मेडल। फिनिशिंग उठाऊंगी, थोड़ा मेडल इंडिया उत्तराखंड के लिए दूंगी गोल्ड मेडल, तो ये मेरे मन में था कि लास्ट में मैं करूंगी। एक 4x4 रिले और एक 800 मीटर में सिल्वर मेडल, जिसमें 800 में मेरा पर्सनल मेन इवेंट है और 4x4 मेरा साइड इवेंट था, तो सिल्वर दोनों में सिल्वर था। अच्छा, तो गोल्ड से कहाँ चुके हैं? गोल्ड से बस थोड़ा मिस्टेक हुई रेस में, बहुत ज्यादा थोड़ा क्या बहुत हुए, जो कि मैं पहले तो छोड़ के चल रहा था और फिर टाइम मुझे बहुत क्यों नहीं मिला और बहुत ब्लॉक भी हुआ।
खेल में प्रदेश के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशेष प्रमुख खेल अमित सिन्हा का कहना है कि प्रदेश में खेल सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और युवा खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा है। उत्तराखंड को जो खेल प्रदेश बनाना है उसकी वो शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अवस्थापनाएं आ गई हैं, इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट आ गए हैं, इनको साथ मिलाकर हम अगले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा ओलंपिक के लिए हम मेडलिस्ट ही तैयार नहीं करेंगे तो तमाम हमारे उत्तराखंड से लोग मेडलिस्ट बन के जाएंगे। उत्तराखंड के ये युवा खिलाड़ी राज्य का भविष्य हैं और सरकार इन्हें हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सुविधाओं और अवसरों के जरिए प्रदेश को खेलों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत रोशनाबाद स्टेडियम में चल रही खेल प्रतियोगिता देखी। मुख्यमंत्री ने कुश्ती और हॉकी खिलाड़ियों के बीच में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, उनसे बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है। प्रदेश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। सीएम धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में खिलाड़ियों और युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। एक अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण पूरे राज्य के अंदर निर्मित हो गया है। 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं और मैं अधिकांश स्थानों पर गया हूं। मैं देख रहा हूं जो हमारे खिलाड़ी पूरे देश भर के आए हैं वो भी एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं और आगे निकट भविष्य में देवभूमि उत्तराखंड के सभी हमारे बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नौजवान युवाओं के लिए ये जो खेल के स्ट्रक्चर हमारे बने हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के विजेताओं के नाम से देहरादून में खेल वन तैयार किया जा रहा है, जिससे मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम से रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। खेल वन का बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। समारोह में वन मंत्री सुबोध उनियाल और ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान सीएम धामी ने रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। खेल वन में 1600 से ज्यादा रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल जिनकी थीम थी ग्रीन गेम्स और पूरे जीवन भर हमारे जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम का एक यहाँ पर एक पेड़, एक पौधा लगाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आज पर्यावरण संरक्षण है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम हमेशा संतुलन की बात करते हैं और ये धरती पूरे विश्व को पर्यावरण का संदेश देती है। तो 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक पौधा यहाँ पर रोपित किया जा रहा है।